बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन नेयरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नेयरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से किस तरह डिफरेंट है और इसका एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड गैप से क्या ताल्लुक है। तो इनिशियली हम अपने डिस्कशन को अपना बेसिक जो कंसेप्ट है फ्री पार्टिकल के बारे में वहां से स्टार्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि उसके ऊपर जो है वो उसके कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उसकी कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, तो उसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से इन्फिनिटी तक। जैसे कि अगर आप इस ई के डायग्राम में देखें तो ये एक परफेक्ट पैराबोला है जिसमें कोई कट मौजूद नहीं है। जैसा कि आपने क्रोनी पेनी मॉडल में देखा था कि एक्चुअली जो है जो बाउंड पार्टिकल है उनका जो ई के कर्व है वो परफेक्ट पैराबोला नहीं है, बल्कि उसके दरमियान डिसकंटिन्यूटीज हैं। फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m के बराबर होती है। यहाँ से पता चलता है एच कट स्क्वायर ओवर 2m ये तो कांस्टेंट है, ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर जो कि पैराबोला की इक्वेशन है, इसलिए इसकी ई के डायग्राम जो है वो एक पैराबोलिक शेप बनती है। राइट, सो बाउंड्री कंडीशंस, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन किसी क्यूब के लिए अगर आप अप्लाई करें तो इसमें के एक्स के वाई और के जी ये उसने जो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस माइनस 2π/L हो सकती है, प्लस माइनस 4π/L हो सकती है। इवन बाउंड्रीज हैं जो पूरी क्यूब को कवर करती हैं। और इस तरह के जो पार्टिकल हैं उनका वेव फंक्शन भी एक सिंपल प्लेन वेव होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन एक सिंपल प्लेन वेव होती है जिसको आप इस रिलेशनशिप से साई के ऑफ आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर इस रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट रनिंग और ट्रेवलिंग वेव दैट कैरी मोमेंटम t इज इक्वल टू एच कट के। ठीक है, सो साथ ही आपके पास जो है वो ई के डायग्राम मौजूद है। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री है किसी फ्री पार्टिकल की। फ्री पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा होगा, उसका वेव फंक्शन आ गया, उसकी के कर्व आ गई, उसकी एनर्जी का रिलेशनशिप आ गया कि उसकी एनर्जी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, के की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। ये आपका वेव वेक्टर है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो आपका है वो तो बुनियादी तौर पे चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसमें बैंड का एग्जैक्टली कोई कंसेप्ट नहीं बनता परफेक्ट पैराबोला की वजह से। लेकिन बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिफरेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे, जैसे ब्लॉक थ्योरम था या क्रोनी पेनी मॉडल में आपने जो है वो स्पेसिफिक शेप की पोटेंशियल को डिफाइन किया था। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी इसी से रिलेट करती है। ये भी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मॉडल कहता क्या है? ये कहता है द बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रीटेड एज परटर्ब्ड ओनली वीकली बाय पीरियोडिक पोटेंशियल। वो कहता है इलेक्ट्रॉन बाउंड तो हैं आयन कोर के साथ, लेकिन बहुत वीकली बाउंड है। ठीक है, उनके ऊपर थोड़ी फोर्स लगती है आयन कोर्स की, वीकली बाउंड है, तो उनको फ्री किया जा सकता है। दे आर नॉट फ्री बट दे कैन बी सेट फ्री अगर उनको आप स्मॉल अमाउंट में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस मॉडल एक्सप्लेन ऑल द क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। सो एक तो कंसेप्ट था ना कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री कंसिडर कर लिया जाए मेटल के अंदर, और एक मॉडल है कि नियरली फ्री कंसेप्ट जो है वो ले लिया जाए, क्योंकि सम केसेस में जो सेमी मेटल्स होती हैं जिनकी कंडक्टिविटी कम होती है उनमें बाज़ात बहुत स्मॉल गैप भी मौजूद होता है। ठीक है, तो बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अगर स्मॉल एनर्जी मिल जाए तो वो आसानी से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो बहुत थोड़ी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिली तो जो उससे वो फ्री हो गए।
एक्चुअली वो बाउंड थे, अगर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हम देखते हैं तो। तो इसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है, इसकी बेसिक्स क्या है? तो टू अंडरस्टैंड दिस वी नो दैट बेसिक फीचर ऑफ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव इज ब्रैग रिफ्लेक्शन इन क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन वेव जब किसी क्रिस्टल में मूव करती है तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगी, ब्रैग रिफ्लेक्शन शो करेगी। और इलेक्ट्रॉन वेव को जो वेव वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसको के आमतौर पे हम कहते हैं, जहां ब्रैग रिफ्लेक्शन जोन बाउंड्री पे शो होती है। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, वहां से आगे एनर्जी की ट्रांसमिशन नहीं होती, हम कहते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव बनाता है। तो कुछ जो है वो सेकंड ब्रिलियन जोन की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ थर्ड ब्रिलियन जोन की। तो जहां जो वेव जोन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उनका जो आपकी वेव फंक्शन ले रहे हैं आप ट्रैवलिंग वेव के लिए, उसके जरिए आप जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए उस रीजन को कहेंगे कि ये बैंड गैप की वजह से है, ये एनर्जी गैप की वजह से। और अगर एनर्जी गैप की एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव हो जाए तो एनर्जी लेवल की डिस्क्रीटनेस समझ में आ जाती है, और अगर एनर्जी लेवल की डिस्क्रीटनेस समझ में आ जाती है तो बैंड की एग्जिस्टेंस की भी समझ आ जाएगी हमें। ठीक है, so these energy gaps are very significant in determining the electrical behavior of a solid. We all know, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसी से हमें पता चलता है। क्योंकि बैंड्स का जो कंसेप्ट है हमारे जहन में वो क्या है, कि आपके पास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड बनाते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक बैंड बनाते हैं, इनके दरमियान में एक गैप होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं उन्हीं की वजह से कंडक्शन होती है। राइट। सो बैंड बुनियादी तौर पे बनता क्यों है, ये कंसेप्ट तो आप सारे जानते ही होंगे कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके सिमिलर एनर्जी लेवल्स वाले इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके एनर्जी लेवल जो है वो स्लाइटली स्प्लिट हो जाते हैं। तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो थ्री स्प्लिटेड लाइन आपके पास हो जाएंगी। फोर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फोर्थ एटम आएगा तो फोर्थ स्प्लिटेड लाइन हो जाएगी। अब जब बहुत सारे मैनी इलेक्ट्रॉन्स हो तो इतनी स्प्लिटेड लाइन होंगे कि वो, और इतनी क्लोजली स्पेस्ड होंगे कि वो सारी मिलके जो है वो बैंड्स बनाती हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो वो सारे मिलके जो है वो एक बैंड बनाते हैं। ठीक है? उसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। सो डिफरेंट बैंड्स के दरमियान में फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी गैप्स कहते हैं। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें ये बताती है, या नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल फ्री कंसीडर करने की बजाय नियरली फ्री अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो बैंड थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, मेटल के लिए भी नॉन मेटल के लिए भी। ठीक है, तो आमतौर पे फ्री और नियरली फ्री का कंसेप्ट मेटल्स पे अप्लाई होता है या गुड कंडक्टर्स पे अप्लाई होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन होने का चांस हो थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद। इस कंसेप्ट को, इसका जो ओरिजिन है एनर्जी गैप का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं जिसका लेटेस्ट कांस्टेंट जो है वो ए है, और हम जानते हैं कि जो प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव होगी वो ब्रैग रिफ्लेक्शन शो करेगी क्रिस्टल के लिए। अब ब्रैग रिफ्लेक्शन शो करेगी तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ब्रैग लॉ हमें क्या बताता है। किसी भी वेव के लिए जिसका वेव वेक्टर के हो वन डायमेंशन में, अगर आप लिखें इसको तो आपके पास ब्रैग लॉ की वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह बनती है, k प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। k प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको इस तरह भी लिखते हैं 2k डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। राइट। जोन बाउंड्री जहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसे ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटर्स है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं इस रिलेशनशिप को।
तो रिफ्लेक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जहां पे जाके के की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/2 जी के बराबर हो जाए। यहाँ पे जी के बारे में आप सारे जानते हैं कि जी जो है वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट में ट्रांसलेशन वेक्टर है जी, और इसकी वैल्यू जो है वो 2n पाई ओवर ए के बराबर होती है। सो अगर इस रिलेशनशिप में जी की वैल्यू पुट कर दें आप 2n पाई बाई ए, तो के की वैल्यू जो है वो आ जाएगी प्लस माइनस एन पाई बाई ए, प्लस माइनस एन पाई बाई ए। एन एन यहाँ पे इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप लें तो एन इज इक्वल टू 1 होगा, तो के की वैल्यू आपके पास बनेगी प्लस माइनस पाई ओवर ए। ठीक है, सो ये एक जोन के स्पेस में, रेसिप्रोकल स्पेस में एक जोन डिफाइन करती है के की वैल्यू। ये माइनस पाई ओवर ए से शुरू होती है और प्लस पाई ओवर ए तक जाती है, और हम इस लिमिट से फेमिलियर हैं। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, यानी कि प्लस माइनस पाई ओवर ए से होगा। तो वही जगह है जहां पे आपका एनर्जी गैप जो है वो करेगा। ये तो पहला केस था, आप एन की वैल्यू को 2 कर दें, एन की वैल्यू को 3 कर दें। ठीक है, तो हर केस के लिए आपको जोन बाउंड्री मिलेगी, हर केस के लिए आपको जो है वो एनर्जी गैप मिलेंगे। सो अदर गैप्स अकर एट हायर वैल्यूज ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन थ्रू ऑफ द क्रिस्टल, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फ्रॉम द क्रिस्टल का ताल्लुक जो है वो सामने आता है एनर्जी गैप के साथ, फॉरबिडन एनर्जी रीजन के साथ। ठीक है, और जिससे बैंड का कंसेप्ट जो है वो समझ में आता है। सो द वेव फंक्शन एट k is equal to प्लस माइनस पाई ओवर ए इज नॉट अ ट्रेवलिंग वेव, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऐसा वेव वेक्टर है k जो कि ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करता है इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ठीक है, सो चूंकि ये ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करता है तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो अगर रिफ्लेक्शन होती है तो वेव ट्रेवलिंग वेव नहीं रहेगी, जिस तरह की एक वेव जा रही थी उस तरह की वेव वापस आएगी। ठीक है, सो एट दी स्पेशल वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन हैज टू इक्वल पार्ट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक जाने वाला और एक रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाला। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ईच ब्रैग रिफ्लेक्शन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। राइट, सो एक वेव जो है जो कि ना तो लेफ्ट में प्रॉपर जा रही हो ना राइट में जा रही हो, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर ए से इलेक्ट्रॉन वेव जो है ये रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से एक जाने वाली वेव है, एक अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव है, दोनों इंटरेक्ट करके स्टेशनरी वेव बना देंगी। और स्टेशनरी वेव आपको पता है कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, तो जोन बाउंड्री से कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये हमारी यहाँ से पहली फाइंडिंग है। तो इसका मतलब उस बाउंड्री को इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। So we can found two different type of standing waves from two different traveling waves. अब आपने जो बाउंड्री है वो वही रखनी है, प्लस माइनस पाई बाई ए। ठीक है, आयोटा के एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, उसके इसमें आपके पास जो वेव्स बनेंगी उसमें ये पॉसिबिलिटी है एक्सपोनेंशियल, ये प्लस साइन के साथ भी हो सकता है, माइनस साइन के साथ भी हो सकता है। इसको आप ओपन करें तो ये cos पाई एक्स ओवर ए प्लस माइनस आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए। तो इस तरह आप यहाँ से डिफरेंट जो जाने वाली भी और वापस आने वाली भी ट्रैवलिंग वेव जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो तरह की स्टैंडिंग वेव जो है हमारे पास बनेंगी, किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेंगी? पहली जो है उसे हम कह रहे हैं साई प्लस। ठीक है, तो उसमें जाने वाली है एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स ओवर ए। ठीक है, और वापस आने वाली चूंकि उसने अपनी डायरेक्शन बदली है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स ओवर ए, ये जाने वाली और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली वेव, ये इन दोनों का की सुपर पोजिशन है।
ठीक है। तो इन दोनों की सुपरपोजिशन होगी तो एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, और वो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी इसमें अगर आप यहाँ से एक्सपोनेंशियल प्लस के साथ और माइनस के साथ वैल्यूज पुट कर दें तो दैट विल बी 2 cos पाई एक्स ओवर ए। इसमें जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू अपोजिट साइन, ठीक है। रियल पार्ट इसका रह जाएगा, तो ये एक रियल वेव बनेगी, ठीक है। 2 cos पाई एक्स ओवर ए, ये साई प्लस की वैल्यू है, और साई माइनस एक इसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स ओवर ए है, तो ये माइनस साइन के साथ है, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर, ये नेगेटिव साइड से जो वेव जो है रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए के बराबर। अब पाई प्लस और पाई माइनस का क्या कंसेप्ट है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया। द स्टैंडिंग वेव्स आर लेबल्ड साई प्लस और साई माइनस, so according to whether they do or do not change sign when x is replaced by minus x, सिमेट्रिक है या नहीं है आपका वेव फंक्शन, उससे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है उसने यूज किया कि x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो वेव फंक्शन अपना साइन जो है वो चेंज करेगा कि नहीं। तो काज के अंदर होता है कि अगर आप x का साइन चेंज कर दें तो जैसे आप यहाँ पे देखें x का साइन चेंज कर दें तो इसकी ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में जब आप साइन चेंज कर देते हैं साइन जो है वो उसको बाहर दे देता है नेगेटिव साइन पे, तो उससे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो ये साई प्लस वेव फंक्शन ऐसा वेव फंक्शन है जिसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साई माइनस ऐसा वेव फंक्शन है जिसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये जो आपके पास दो स्टैंडिंग वेव्स हैं साई प्लस और साई माइनस, ये ये एक कोसाइन वेव है, एक साइन वेव है, ठीक है। तो दोनों के अंदर वाज़ेह सी बात है फेज डिफरेंस होगा, तो दोनों की जो पीक पोजीशन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो पाइल अप करेंगी, डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो पाइल अप करेंगी वो दो डिफरेंट रीजन्स में होगा, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी में फर्क होगा, और यही फर्क बुनियादी तौर पे क्योंकि दो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन्स में होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यही फर्क जो है ये इसी की वजह से जो है एनर्जी गैप मौजूद होगा, यही ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप होगा, ठीक है। इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई साई स्फेरिक या साई मॉड स्क्वायर के बराबर होती है आमतौर पे। सो दो स्टैंडिंग वेव्स हैं, दोनों के केस में आप अलग अलग से प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास होती ना प्योर प्लेन वेव फ्री पार्टिकल की जिस तरह हमारे पास होती है, तो उसके लिए ये आपके पास रिलेशनशिप बनता है, रो इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। सो ई पावर 0 बनता है, ई पावर 0 1। ये हमें क्या बताती है कि एक प्योर ट्रैवलिंग वेव है जिसमें चार्ज के पाए जाने की डेंसिटी हर जगह, प्रोबेबिलिटी हर जगह एक जैसी है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल किसी रीजन में हो तो पूरी फ्री स्पेस में उसके कहीं भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है। तो अब आपके पास अब दो स्टेशनरी वेव थी, एक साई प्लस और एक साई माइनस। तो पहले साई प्लस का केस देखते हैं। तो फॉर साई प्लस, ठीक है, ये आपके पास बनेगा साई प्लस मॉड स्क्वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर के एक्स। क्योंकि आप देखें साई प्लस जो है ना, ये इसमें रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो इसका कंजुगेट भी ये खुद ही है। तो साई साई कंजुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर पाई एक्स ओवर ए। सो वही किया है, सो ये दैट इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर के एक्स। के की वैल्यू नहीं पुट की यहाँ पे, जस्ट उसको जर्नल के लिख दिया है। तो के की वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है, तो वो आप पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट लेवल्स आते जाएंगे डिफरेंट एनर्जी गैप्स के लिए। तो अगर चूंकि ये प्रोपोर्शनल है cos स्क्वायर के एक्स के, ठीक है, तो cos मखसूस जगहों पे जाके जो है वो मैक्सिमम होता है। तो उस चीज को अगर ज़हन में रखें, दिस फंक्शन पाइल अप इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज ऑन दी पॉजिटिव आयन सेंटर्ड एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है,
एक्स इज इक्वल टू 0 पे कास्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमम होगा, एक्स इज इक्वल टू 2a पे मैक्सिमम होगा। सिंपल है, 0 डिग्री पे होता है, फिर 180 डिग्री पे, फिर 360 डिग्री पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वो पोजीशंस हैं जो बिल्कुल जो पॉजिटिव आयन सेंटर्स हैं उनके ऊपर मौजूद होंगी। अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल समवेयर, उसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन देती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये कोसाइन वेव है आपकी, तो इसका मतलब है ये चेंज हो रही है, लेकिन कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। तो जहाँ पे ज्यादा होगी हम कहेंगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को पाइल अप करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाइल अप करेगी? एट दी टॉप ऑफ पॉजिटिव आयन सेंटर्स। तो पॉजिटिव आयन सेंटर्स जो थे वो अगर आप ब्लॉक थ्योरम को जहन में लेके आए तो वहां पे हमने ये कहा था कि जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आयन सेंटर पे जो है वो कम से कम होती है, और दोनों आयंस के सेंटर के अंदर की जो जगह है, दो एटम्स के सेंटर की जो जगह है, दो न्यूक्लियाई के सेंटर की जो जगह है, वहां पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होती है। सो इसने सेंटर वाली जगह नहीं यूज की, बल्कि इसने कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन को पाइलअप किया है? साई प्लस ने लो पोटेंशियल वाला जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन को पाइलअप किया। इसी तरह साई माइनस के केस में अगर आप देखें तो साई माइनस के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू साई माइनस इज इक्वल टू साई माइनस नॉट स्क्वायर दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास साई माइनस मौजूद है, वहां से आप साई माइनस कंजुगेट लें। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका मॉड ले लें, तो ये आपके पास कुछ कांस्टेंट होंगे साथ, तो इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी शो की है साइन स्क्वायर पाई एक्स से ये प्रोबेबिलिटी साइनोसाइडल फंक्शन। तो हमने क्या किया कि ये आपके पास पॉजिटिव आयन स्कोर है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन स्कोर है, ये जो लोअर पार्ट है इसमें आपने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो किया है। ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन है। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और ये पॉइंट्स हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये एटम्स हैं, ये ब्लैक जो आपके पास सॉलिड स्फीयर्स आपने शो किए हैं, सर्कल्स शो किए हैं, दैट आर सेपरेटेड बाय पीरियड ऑफ द क्रिस्टल, दैट इज पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल ए। ठीक है, अब x के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने फाइंड आउट की है उनको ड्रा कर देते हैं, x की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे। तो ये देखें, ये पोजीशन है आपकी x इज इक्वल टू 0। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में वेव है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, और फिर ये आपके पास आता है x इज इक्वल टू a। ये एक एटम के दो एटम्स के दरमियान का फासला a है, तो x इज इक्वल टू a पे जाके कास की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर 2a पे जाके मैक्सिमम होगी, फिर 3a पे जाके मैक्सिमम होगी। ऑन दी अदर साइड साई माइनस जो है ये क्योंकि साइनोसाइडल फंक्शन है तो ये 0 पे 0 होता है। ठीक है, ये a पे भी 0 होगा, ये 2a पे भी 0 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इवन फंक्शंस पे आमतौर पे ये 0 होगा। सो ये कहाँ मैक्सिमम होगा? ये इन बिटवीन द एटम्स। अब आप सिर्फ इन दो पोजीशंस पे अगर फोकस कर लें तो आपको बात समझ में आ जाती है। अगर आप ये पोटेंशियल एनर्जी वाला हिस्सा भी साथ ही देखें तो ये वो पोजीशन है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, मिनिमम है। कहाँ पे? एट पॉजिटिव आयन सेंटर। तो साई प्लस रो प्लस बुनियादी तौर पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन को पाइल अप करके यहाँ लेके आती है। ठीक है, यहाँ वाली पाइल अप करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आएगी, यहाँ वाली पाइल अप करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आएगी। जबकि रो माइनस अगर आप देखें जो कि साई माइनस मॉड स्क्वायर के बराबर है, ये पाइल अप करके आपको दोनों एटम के सेंटर में लेके आती है, और सेंटर वो जगह है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट जगह पे पाइल अप हो रहे हैं, ये डायग्राम हमें ये बताती है, और जो दो डिफरेंट जगह हैं दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। तो एक ही लेवल के इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट जगह पे पाइल अप हो रहे हैं, राइट? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बुनियादी तौर पे आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है।
ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का कंसेप्ट था, जो कि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप या ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप के बारे में बताता है। यही हमारे पास जो है वो यहाँ रिटर्न फॉर्म में भी मौजूद है कि डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी है साई प्लस के केस में और साई माइनस के केस में, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एनर्जी गैप कहलाता है। वी हैव एन एनर्जी गैप ऑफ विड्थ Eg if the energy is of psi minus and psi plus differs by Eg। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है स्टैटिस्टिकली, हम उसको अगर फाइंड आउट करते हैं तो वैसे भी अगर आपको कॉमन सेंस में भी देखें, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव आयन कोर के ऊपर से पोटेंशियल कम होती है और आयंस के सेंटर के दरमियान में दो आयंस के सेंटर में जो जगह है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर रहे थे, ये वो जगह थी जहां हम बात कर रहे थे कि जो रो माइनस है और रो प्लस है वो दो डिफरेंट जगह पे इलेक्ट्रॉन को पाइल अप करती है, जिसकी वजह से दो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एनर्जी गैप कहलाता है, वो डिसकंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा। इसी चीज को आप जो है वो ग्राफिकली ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो ग्राफ एक साथ हमने जो है वो प्लॉट किए हैं। जी, ये दो ग्राफ हमने एक साथ प्लॉट किए हैं। ये पहला जो ग्राफ है ये आपका फ्री पार्टिकल का ग्राफ है, जो ई के कर्व आपको शो करता है फ्री पार्टिकल की, जो कि एक परफेक्ट पैराबोला है। जबकि सेकंड ग्राफ आपके पास जो है ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसमें अगर आप देखें तो ये फर्स्ट जोन की जो बाउंड्री, पहले ब्रिलियन जोन की बाउंड्री प्लस माइनस पाई ओवर ए पे जाके अगर आप देखें, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जो कि फॉरबिडन गैप को जो है वो शो करता है। तो इससे नीचे नीचे, ए से नीचे नीचे जो है ये आपका फर्स्ट अलाउड बैंड है, और बी से ऊपर ऊपर जो है आपका सेकंड अलाउड बैंड है। कब तक रहेगा ये? जब तक के दूसरे जोन की बाउंड्री नहीं आ जाती, वहां पे जाके आपको फिर गैप मिलेगा एंड सो ऑन। तो जो अलाउड एनर्जी रीजन्स हैं उनके दरमियान गैप्स मौजूद होते हैं, उन एनर्जी गैप्स को आप फॉरबिडन बैंड का नाम देते हैं, और उनके गैप्स के दरमियान की जो जगह है वो अलाउड आपके एनर्जी रीजन्स होते हैं, तो उनको आप अलाउड बैंड्स कहते हैं। तो जोन को देख के आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट अलाउड बैंड है, ये सेकंड अलाउड बैंड है, ये थर्ड अलाउड बैंड है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।